जय हिंद भाई लोग, ठीक हो? तनी जोर से बोल दो महाराज, ठीक हो ना? चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। इसके पहले तू लोग को बताया था कच्ची के बारे में, वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? तो व्याकरण का यह पहला भाग है जिसके अंतर्गत हम क्या सीखते हैं, जिसके अंतर्गत ठीक है हमें अक्षरों के बारे में ज्ञान होता है, ठीक है। और व्याकरण का जो दूसरा भेद होता है वो होता है शब्द विचार। कौन होता है? शब्द विचार। तो शब्द विचार का हम परिभाषा जानेंगे। तो शब्द विचार का परिभाषा होता है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के किसके सार्थक समूह को बेटा? वर्णों के सार्थक समूह को। तो वर्ण क्या है? तो हम बोल देंगे कि क ख ग च छ य र ल व त ला व स मूर्धन्य ष दन्त छ छ त्र ठीक है। या फिर बोल देंगे अ से लेके अ तक, क से लेके ह तक, अ से लेके अ तक, ये सबको हम कहते हैं वर्ण। पुराना व्याकरण में इसकी संख्या 52 थी, लेकिन नए व्याकरण में इसकी संख्या घटाकर 44 को कर दिया गया, ठीक है। स्वर वर्ण का 2 भेद होता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का 3 भेद हो जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। व्यंजन वर्ण का भी 3 भेद होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें। ये सारी बातें तुम लोग को पिछले वीडियो में बता दिए थे, पिछले क्लास में बता दिए थे। अब यहाँ पर हम शब्द विचार के बारे में बात करेंगे। तो शब्द का परिभाषा होगा वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, इसको याद कर लेना सब, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये सारा का सारा सब चीज सॉरी मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे सारा चीज लिखने के बाद हमको यहाँ पे एक शब्द मिला है जिसका मतलब क्या होता है। सार्थक जो है ना 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वजोड़ अर्थक। क्या? स्वजोड़ अर्थक, ठीक है। स्व मतलब हो जाता है सही, अर्थक मतलब अर्थ। क्या बेटा? स्व मतलब सही, अर्थक मतलब अर्थ, यानी सही अर्थ जिसका निकलता है उसे हम सार्थक कहते हैं। तो यहाँ पे वर्णों के समूह का मतलब क्या है? अब इसको थोड़ा एक बार पहले परिभाषा जान लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। रिपीट करते हैं, फिर से याद कर लोगे कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, बोलो ना। वर्णों के सार्थक समूह को हाँ, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब मन में सवाल उठेगा कि सार्थक का मतलब क्या है आपका? तो यहाँ पर याद रखना सब कि वर्णों का सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर हम जाने कि वर्णों का सार्थक समूह क्या होता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख दिए अरवल, बिहार के एक जिले का नाम, ठीक है। अब यहीं पे हम इसी में से वर्णों को इधर उधर कर दें, ल अ व र, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? यहाँ पे अरवल जब लिखे बेटा, तो इसको जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो यह एक बिहार के जिले का नाम है। क्या चीज है? बिहार के जिला का नाम है। लेकिन ये लवर वर लिख रहे हैं, ठीक है, लवर वर, ठीक है। तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसका जब अर्थ नहीं निकल रहा है तो यह हमारा शब्द नहीं है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्णों के सार्थक समूह को, तो सार्थक का मतलब जिसका सही अर्थ निकले वही सार्थक है। यहाँ पे भी वर्णों का समूह है, और व 4 गो वर्ण मिलकर एगो समूह बना लिया। फिर यहाँ पे ल अ व र, यहाँ पे भी 4 गो वर्ण मिलकर समूह बना लिया, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह शब्द नहीं है। इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह क्या चीज है? शब्द है। दिमाग में रहेगा। इसका अर्थ सही निकल रहा है, जिसका अर्थ सही निकले। वर्णों का ऐसे समूह जिसका अर्थ क्या निकले बाबू? सही निकले, जिसको लोग समझ सके कि यह होता क्या है, यह है क्या, ठीक है, उसी को हम शब्द कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। यह भी वर्णों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यह क्या है? निरर्थक है, यानी इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो यह क्या हो गया? निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। बात समझ में आ गया? तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम कि वर्ण शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? फिर से रिपीट करो, वर्णों के सार्थक समूह को, फिर से बोलो, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को। सार्थक का मतलब समझ में आ गया? सही और एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज? जैसे लिखेंगे, उदाहरण के लिए हम लिख देंगे आचार, विचार, नाक, कान, और उसके बाद लिख देंगे बेटा आदि। यानी इसके अलावा और भी सारे शब्द है, इसका अंत नहीं है, ठीक है। आगे समझ में
तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आचार विचार नाक कान, इसका सही सही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, सही सही अर्थ जिसका निकले वही क्या है? शब्द है। याद रहेगा। तो जिसका सही सही अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। ये सारा चीज हो जाने के बाद अब थोड़ा सा हम इधर आते हैं। जिस प्रकार से व्याकरण के 5 भेद होते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से वर्ण के भी भेद हुए थे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के भी भेद हुए थे, 3 गो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद हुए थे, कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब यहाँ पे शब्द के भी भेद होते हैं, लेकिन इसके होने का जो नजरिया हो क्या है? अलग अलग है। शब्द का होता है ना उत्पत्ति के अनुसार। किसके अनुसार बाबू? उत्पत्ति के अनुसार। उत्पत्ति के अनुसार। कैसे बेटा? उत्पत्ति के अनुसार। चलिए जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा ठंडी में कानवा थोड़ा कम सुने, कानवा से कम सुनते हैं ना। हाँ, तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द को कब देते हैं? उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठेगी कि कौन कौन। तो सबसे पहले आएगा कौन बेटा? 1 नंबर पे रहेगा तत्सम। क्या चीज? तत्सम। दूसरा रहेगा कौन बेटा? तद्भव। क्या चीज? तद्भव। ठीक है बेटा। तीसरा नंबर में रहेगा क्या चीज? देशज। जोर से बोलो थोड़ा। देशज। हाँ, और उसके बाद चौथा नंबर कौन रहेगा बेटा? विदेशज। ठीक है, देशज, विदेशज। अब यहाँ पर देशज तत्सम के बारे में जानेंगे, अब तद्भव के बारे में जानेंगे, देशज के बारे में जानेंगे और विदेशज के बारे में जानेंगे। तत्सम हुआ बेटा। तो तत्सम का परिभाषा होता है कि वैसे संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में हूबहू करते हैं, यानी ज्यों का त्यों करते हैं, यानी जैसा है वैसा ही हम हिंदी में भी उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तत्सम का परिभाषा क्या हुआ? तत्सम का परिभाषा क्या हुआ? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे। 1 नंबर लिख कर यहाँ पे लिखेंगे तत्सम, उसके बाद इसका परिभाषा लिखेंगे। वैसे संस्कृत के शब्द, वैसे संस्कृत के बेटा हल्ला मत करो। वैसे संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। अब यहाँ पर जैसे में हम लिख देंगे, उदाहरण के लिए लिख देंगे हम क्या चीज? वायु। संस्कृत में भी वायु लिखा जाता है, हिंदी में भी वायु ही लिखा जाता है। लिखेंगे यहाँ पे उम्र बोल दिए, उर्दू हो जाएगा आयु। ठीक है, तो इसको भी संस्कृत में इसका मतलब होता है उम्र, एज। ठीक है, तो उम्र कहेंगे तो जो लोग ज्यादा समझता है, तो आयु भी क्या है? संस्कृत का एक शब्द है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाबू का चीज तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं? तत्सम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं वन। क्या ले लेते हैं? वन। उसके बाद ले लेते हैं पुष्प। क्या ले लेते हैं? पुष्प। फिर फल। यानी ये सारी जो शब्द है संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है? यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करें। क्या? ऐसे संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करें, यानी जैसा है वैसा ही हिंदी में हम उसको लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वैसे संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं। क्या बाबू? यानी जैसा है वैसा ही उसको हिंदी में भी लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम जैसे उदाहरण में कोई आदमी पूछ दे तो क्या बताओगे? आयु, वायु। ठीक है, पुष्प, फल, जल, ये सारे क्या है बेटा? संस्कृत के शब्द है और इनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा, पहला भेद तो हो गया उत्पत्ति के अनुसार। दूसरा भेद होता है इसका कौन बेटा? दूसरा भेद होता है तद्भव। कौन बेटवा? तद्भव।
तद्भव का होता है कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं, यानी संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं, यानी संस्कृत में उसको कुछ और लिखा जाता है, हिंदी में कुछ और लिखा जाता है। तो इसका होगा क्या चीज कि संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तद्भव कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देकर समझेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या बेटा, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे क्या चीज, संस्कृत में लिखा जाता है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। जैसे उदाहरण स्वरूप अग्नि, क्या चीज? अग्नि। ये तद्भव का शब्द है जो संस्कृत में लिखा जाता है अग्नि, लेकिन हिंदी में जब इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा? आग। क्या लिखते हैं? आग, ठीक है। उसके बाद लिखा जाता है कर्पूर, क्या चीज? कर्पूर, ठीक है। अब इसको जब हिंदी में लिखते हैं तो ये हो जाता है क्या बेटा? कपूर। बात समझ में आ गया कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे उदाहरण देखे, अग्नि होता है संस्कृत में, हिंदी में होता है क्या बेटा? आग। कर्पूर होता है संस्कृत में, हिंदी में हो जाता है क्या बेटा? कपूर। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका जो शब्द का जो तीसरा भेद है कौन बेटा? देशज। तीसरा भेद कौन है? देशज। तो देशज का सिंपल सा एक भाषा बनता है, क्या कि जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई उसे हम देशज कहते हैं। देशज का सिंपल सा बात बनता है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में, कहाँ पे? हमारे देश में हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, याद हो जाएगा कि जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है उसे हम क्या कहते हैं? फिर से बोलो, देशज कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई उसे हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे लिखेंगे हम क्या चीज? छिपा, विदेश में कोई शब्द सुनने को मिलेगा भी नहीं। हरिया, खटिया, लुटिया, चोटी, छैटी, ऐसा सब विदेश में सुनने को कभी मिलेगा? हम ऐसा सब जाके वहां पे बोलेंगे तो लोग बोलेगा कहीं बौरा गया कर, ससुरे कर, पगला गया कर, क्वेश्चन शब्द बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को इन शब्दों के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। हाँ, उन्हीं को पता होगा जो हमारे देश से गए होंगे, ठीक है। हमारे राज्य से गए होंगे, हमारे देश से गए होंगे, उन्हीं लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम जानेंगे तत्सम के बारे में कि तत्सम क्या है बेबू? संस्कृत के वैसे सब जिनका प्रयोग हम हिंदी में जो कहते हैं करते हैं उसे तत्सम कहते हैं, ठीक है। तद्भव का परिभाषा क्या हो बेबू? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम क्या कहते हैं बेटा? तद्भव कहते हैं। देशज में आए तो देशज जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है उसे हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है उसे हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। वो सब बात समझ में आ गया? इसको थोड़ा मिटाते हैं, विदेशज के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। किसके बारे में बेटा? विदेशज। जैसे देशज हुआ है ना, वैसे ही विदेशज होता है, ठीक है। बस इसमें देश होता है, उसमें प्रदेश होता है। विदेशज का मतलब होता है क्या चीज कि जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुई है। कहाँ हुई है बेटा? विदेश में। जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुई है उसे हम क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। जैसे लिख देंगे हम यहाँ पे पेंसिल, क्या लिखेंगे बेटा? पेंसिल। उसके बाद लिखेंगे चौक, क्या लिखेंगे? चौक, ठीक है। किताब, दिमाग, ये सारे के सारे जो शब्द हमें लिखे हैं जो है यहाँ पे शब्द, इसके जैसे और भी है। हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, अस्पताल हो गया, ठीक है, पेन हो गया, स्याही हो गया, इंक हो गया, ठीक है बेटा, आइसक्रीम हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो कहाँ से आए बेटा? विदेश से आए। अपने देश में इन शब्दों की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए से हम क्या कहेंगे बेटा? विदेशज कहेंगे। तो जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में उसे हम देशज कहते हैं, ठीक है। और जिसकी उत्पत्ति विदेश में उसे विदेशज कहते हैं। समझ में आ गया? देशज विदेशज, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर उत्पत्ति के अनुसार यानी शब्द जो है कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए, ये सारी की सारी चीजें हम जान गए। पहला था बेटा कौन? तत्सम। कौन था? तत्सम। यानी संस्कृत के वैसे सब जिनका प्रयोग हम हिंदी में जो कहते हैं करते हैं उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। और जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में उसे हम देशज कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे विदेश में हुई है उसे हम विदेशज कहते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम?
तो ये 4 जगह से उत्पन्न होता है, देशज विदेशज तद्भव और तत्सम। तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये 4 जगह से उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा, उत्पत्ति के अनुसार कहते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे बेटा, जानते हो क्या चीज, रूपांतर के सॉरी बनावट के अनुसार, बनावट के अनुसार, ठीक है, बनावट के अनुसार जो होता है शब्द का, ठीक है बेटा, 3 गो भेद होता है। कोई होता है 3 गो। 1 नंबर में होता है क्या चीज बेटा, रूढ़ का चीज, रूढ़। दूसरा होता है योगी, क्या होता है बेटा, योगी। और तीसरा होता है योग रूढ़, क्या होता है, योग रूढ़, ठीक है। अब इसकी बनावट जो होता है किस तरीके से होता है इसके बारे में थोड़ा जाने। पहला जो इसका भेद होता है ना, रूढ़ बेटा, कैसे रूढ़, तो रूढ़ का परिभाषा होता है कि जिन शब्दों के खंड या टुकड़ा ना हो, जिन शब्दों का खंड या टुकड़ा ना हो, खंड या टुकड़ा ना हो, ठीक है बेटा, जिन शब्दों का खंड या टुकड़ा ना हो ये रूढ़ शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रूढ़ शब्द कहलाता है। क्या कहलाते हैं बेटा, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे मन में सवाल उठेगा कि रूढ़ शब्द क्या हो, खंड या टुकड़ा किसका नहीं होगा दादा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, जैसे लिखेंगे हम का चीज, नाक, कान, दांत, हाथी, घोड़ा, पायल, काजल। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि इनका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, जिनका खंड या टुकड़ा ना हो सके, ठीक है बेटा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे नाक, कान, हाथ, दांत, नाक, घोड़ा, ठीक है, पायल, पागल, कुत्ता, सियार, ठीक है, इन सारे शब्दों का क्या नहीं होता पता है बेटा, टुकड़ा नहीं हो पाता है, खंड या टुकड़ा। यानी सही सही इसको जब अलग अलग किया जाएगा बेटा, ठीक है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा, रूढ़ कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो भेद होता है, ए बेटा हाला मत करो सब, यही रो माना करना है रे। हाँ, दूसरा जो होता है बेटा कची, योगी, कची योगी। योगी का मतलब क्या होता है बेटा, बैठो बेटी, योगी का मतलब होता है कि जिन शब्दों का खंड या टुकड़ा, ए बेटा हाला मत करो, माना करना आप लोग को, मानेंगे फिर। योगी जिन शब्दों के खंड या टुकड़ा करने पर, जिन शब्दों के खंड या टुकड़ा करने पर, क्या बेटा, खंड या टुकड़ा करने पर सही सही, ये बच्चा लोग शांत रहो, सही सही क्या निकले बेटा, अर्थ निकले, क्या निकले, अर्थ निकले। यानी जिन शब्दों के खंड या टुकड़ा करने पर, बेटा शांत रहो, मार खाओगे नहीं था, जिन शब्दों के खंड या टुकड़ा करने पर सही सही अर्थ निकले, ठीक है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम योगी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, योगी कहते हैं, योगी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देकर हम समझाएंगे आप लोगों को। जैसे में हम लिख देंगे बेटा का चीज, समझ में आ रहा है ना, जैसे लिख देंगे बेटा विद्यालय, क्या लिखेंगे, विद्यालय। विद्यालय जब लिखे तो इसको खंड या टुकड़ा करेंगे, जब अलग अलग किया जाएगा बेटा तो ये होगा विद्या जोड़ आलय। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि विद्यालय का मतलब क्या होता है। विद्या मतलब होता है काची बेटा, ज्ञान, जानकारी, क्या, ज्ञान या जानकारी। विद्या मतलब क्या होता है, ज्ञान या जानकारी। आलय मतलब क्या होता है, घर। यानी जहाँ पे विद्या या ज्ञान की जानकारी मिले उसे हम क्या कहेंगे, विद्यालय। क्या कहेंगे, विद्यालय। दूसरा में हम लिखेंगे बेटा पुस्तकालय, क्या लिखेंगे, पुस्तकालय। ओए ए बेटी तनी मान जाओ ना, क्या तो हमको परेशान करता है लोग। पुस्तकालय, पुस्तकालय का जब हम अलग अलग करेंगे बेटा तो ये होगा पुस्तक जोड़ काले, पुस्तक जोड़ आलय, काले होगा जी, साफ एकदम भगवान से है, पुस्तक जोड़ आलय। यानी पुस्तक के घर को हम क्या कहेंगे बेटा, पुस्तकालय। क्या कहेंगे, पुस्तकालय। समझ में आ गया। तो योगी का मतलब क्या होता है बाबू, जिन शब्दों का खंड या टुकड़ा करने पर सही सही अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं,
जिन शब्दों के खंड या टुकड़ा करने पर असही सही अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब तीसरा जो भेद होता है ना, ए बेटा तो मान जाओ लोग, थोड़ा देर रुक जाओ लोग, उसे क्या कहते हैं बाबू? यौगिक कहते हैं। तीसरा जो भेद है उसका होता है काची बेटा? योग रूट। दिया है काची बेटा? तीसरा कौन भेद है बेटा? बनावट का अनुसार सबसे तीसरा भेद कौन है? योग रूट। तो योग रूट का परिभाषा होता है, ठीक है, योग रूट का परिभाषा होता है बेटा, ठीक है, कि जिन शब्दों जो वैसे शब्द, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? योग रूट के बारे में। तो वैसे शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर, किसका अर्थ बेटा? अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करें। क्या बेटा? एक विशेष अर्थ ग्रहण करें। विशेष अर्थ ग्रहण करें तो सब क्या कहते हैं जी? योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण देकर कुछ समझाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, सबसे पहला जो शब्द रहेगा, ठीक है, अपने मन से कोई ले लो। जैसे हम बोलेंगे कैसे बेटा? दशानन। क्या बोलेंगे? दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है बाबू? 10 सिरों वाला। तो 10 सिर किसके थे बेटा? किसके थे? अरे बोलो सब ना, कौन था 10 सिर वाला? मुंह में कुछ रखा है, सब नहीं बोलेगा लोग। कौन था? लंका का राजा रावण, ठीक है। दूसरा में हम लिखेंगे बेटा, दूसरे उदाहरण को लिखेंगे बेटा लंबोदर। क्या लिखेंगे बेटा? लंबोदर। बड़ा पेट किसका है बेटा? हाँ, किसका? गणेश जी, ठीक है बेटा। कौन ऐसे? और उसके बाद लिखेंगे बेटा चतुरानन। चतुरानन का मतलब होता है 4 सिरों वाले। तो 4 सिरों वाले देवता कौन है? ब्रह्मा जी। कौन? ब्रह्मा जी, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे आज जो भेद रहे शब्द के बारे में बताया। अभी इसके भी कुछ बाकी बच रहा है। शब्द का पहला भेद बताया था बेटा, उत्पत्ति के अनुसार उसके 4 भेद होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक बार और रिपीट करते हैं। उत्पत्ति के अनुसार सबसे कौन भेद? 4 गो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर से रिपीट करते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम का परिभाषा क्या होता है बाबू? की संस्कृत के वैसे शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव करते हैं। जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में उसे हम देशज कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति विदेश में उसे हम विदेशज कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आया कैसे बिटुआ? बनावट का अनुसार। बनावट का अनुसार शब्द के 3 भेद होता है, रूढ़, यौगिक, योग। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो वो कौन है? रूढ़ है। शब्दों के जिन शब्दों के खंड या टुकड़ा करने पर सही सही अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और जो अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। फिर से एक बार बताते हैं। उत्पत्ति के अनुसार शब्द का भेद कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कौन बेटा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति का बनावट का अनुसार शब्द का भेद 3 गो, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर से रिपीट करो, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। बोलो, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर से बोलो, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। किसके अनुसार? बनावट के अनुसार। तब तक के लिए भारत माता की जय। कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? सब दिन रहेगा।